नमस्कार किसान भाइयों। बहुत समय से मैं आपका समय ले रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो मीडिया है, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पाबंदी की वजह से मैं बड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन प्रोटेक्टिव पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि बारिश के शुरू में प्लांटेशन करते हैं तो उसका कैसे ख्याल रखना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की। मैंने बात करी है कुछ हाल ही के सुधारित पद्धतियों से हमने ड्रिप एप्लीकेशन का प्रयोग बढ़ाया है और इस ड्रिप एप्लीकेशन का इस्तेमाल बढ़ाने से बहुत सारे लाभ हमें मिले हैं। ये चीज़ कोई गलत नहीं है और ड्रिप का इस्तेमाल बिना किए हॉर्टिकल्चर क्रॉप लेना भी गलत है। पानी की, समय की और मैन पावर की, साथ ही साथ न्यूट्रिशन की, ये सारी चीज़ों की सही ढंग से वेल और अच्छी रिकवरी या अच्छा फ़ायदा लेना है इन सारी चीज़ों का या इसका लाभ लेना है तो ड्रिप एप्लीकेशन द बेस्ट सॉल्यूशन है। लेकिन साथ ही शुरू के दौर में प्लांट के रूट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए शुरुआती के दिन में प्लांट की रूट स्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड कक्षा में रहती है, ये हम भूलते हैं और दुनिया भर की तकनीकों को आधी अधूरी पढ़ के हम थोड़ा सा इस्तेमाल में गड़बड़ी करते हैं। तकनीक तो ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से आज सर्वाइवनेस है, हम गलत नहीं कहते हैं, लेकिन थोड़ी अपनी तरफ से अपनी जो उपलब्ध स्थिति है उसकी तरफ से यूज़ करना है। ड्रिप की स्थिति को हम देखते हैं तो हमारे यहाँ सॉइल है, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, मिट्टी है जिसको हम सॉइल बोलते हैं जिसमें हर एक 5-50 फीट मीटर पे 100-200 मीटर पे बहुत सारे चेंजेस आपको पाए जाते हैं। हमारी मिट्टी में बहुत सारे तत्व है, जैसे क्ले पार्टिकल है, सॉइल के फाइन पार्टिकल है, ये बहुत सारी बायोमास के पार्टिकल है, डिकम्पोज्ड बायोमास के पार्टिकल, ऐसे बाइंडिंग मटेरियल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हमारी सॉइल बनी हुई है। इसलिए हमारी सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। दुनिया भर जिन्होंने टेक्निक ये ड्रिप की टेक्निक ढूंढी, इजराइल जैसा देश, ये मैक्सिमम सैंडी सॉइल वाला पाया जाता है और यहाँ पे जो चीज़ अप्लाई करते हैं हम उसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमारी ओर से हमारी उपलब्ध स्थिति के तरफ को ध्यान रखते हुए उसमें थोड़े बहुत बदलाव करनी जरूरी है। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा या ध्यान खींचने की आवश्यकता है कि कोई भी फार्मर शुरू के दौर में, बहुत सारे नए फार्मर अभी सॉइल एप्लीकेशन के डोज डालना बंद कर रहे हैं। मेरी विनती है कि हमारी सॉइल सोल ऑफ इन्फिनाइट जो ढांचा है इसको ध्यान में रखते हुए शुरू के 1-2 फर्टिगेशन के डोज आप सॉइल से अप्लाई करें, बेड प्रिपरेशन में दें। भले आप पॉलीमल्चिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेड प्रिपरेशन में पहला डोज आप ज़रूर अप्लाई करें, जिससे फ़ायदा होगा कि शुरुआती स्टेज में बारिश के समय में, जितनी बारिश के समय में भी शुरुआती और आखिरी या बीच में गैप के पीरियड में भी धीरे धीरे जितनी हो सके उतनी न्यूट्रिशन की मात्रा उपलब्ध बनती रहेगी। ड्रिप एप्लीकेशन की पाबंदी की वजह से हम जितना समय ड्रिप से जो भी खातर देते हैं वो एसिडिक फर्टिलाइज़र होते हैं या तो 100 सोल्यूबल देते हैं, उसका बारिश में लीचिंग होगा या वो बह के निकल जाएंगे, स्टोरेज में उसको काम में नहीं आएगी। ये एक बदलाव करने की आवश्यकता है, उपायात्मक काम है, CME से बचने का एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है और ये काम में आ सकता है। जैसे आज हम पूरी दुनिया हमें बता रही है, सिखा रही है, हम भी सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं कि विटामिन खाने चाहिए, अच्छा सेहत वाला प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए, जिससे हम कोविड से बच सकते हैं। अपनी बॉडी खुद ही उसके सामने एंटीवायरल प्रॉपर्टी क्रिएट करके उसको ख़त्म कर सकती है या बॉडी से निकाल फेंक सकती है। और ये सही है क्योंकि आज के दौर में देखेंगे तो लाखों लोग बाधित हो रहे हैं और उसी लाख कक्षा में 97-98% लोग पूरे तरह से अपने बिना उपचार से बाकी वाले रोगों के उपचार लेते हैं, लेकिन वायरस के लिए कोई उपचार है नहीं। वायरस का उपचार बिना लिए हुए पूरी तरह से रिकवर होकर घर आ रहे हैं। ये एक शुभ संकेत है। इससे हम क्या सीखते हैं कि कोई भी प्लांट हो या ह्यूमन, ये जो एनिमल है, इनमें जो वायरल इन्फेक्शन पाए जाते हैं, इनमें भी ये चीज़ की ध्यान देनी जरूरी है। जो हेल्दी प्लांट्स है उसमें वायरल इन्फेक्शन कम रहेगा।
तो हेल्थ बनाने के लिए आपको वो चीज़ ज़रूर देनी है कि बारिश से पहले बेसिक विटामिन्स के स्प्रे में विटामिन्स की मात्रा संपादित करें या दीजिए। और पीजीपीआर इसमें से जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इसका एकाध स्प्रे जरूर कीजिए या टॉप फिलिंग में इस्तेमाल कीजिए। जैसे हम हमारा आइडॉल इस्तेमाल करवाते हैं और स्पाइन इस्तेमाल करवाते हैं, इन दोनों में हमने विटामिन सी, विटामिन 12 और विटामिन नंबर 1 ये 3 विटामिन जरूर दिए हैं। सक्सिनिक एसिड दिया गया है जिससे कि एंटीबॉडीज़ क्रिएट होने में बहुत आसानी होती है और एंटीबॉडीज़ से बॉडी सेहतमंद रहती है। साथ ही पोटेशियम सिलिकेट जो PS40 नाम से हम मार्केट में देते हैं, इसका भी इस्तेमाल हम जरूर रिकमेंड करते हैं। क्यों करते हैं कि इसमें लिक्विफाइड सिलिका होती है और ये सिलिका जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में पेशी के बाहर की जो कैप्सेट प्रोटीन है इसके ऊपर जो परत होती है इसको थिक बनाती है। और ऐसे अब नॉर्मल या ऐसी जो कुछ नई सेल, वायरस वाली सेल अगर एंटर भी करती है बॉडी में तो उसको सर्वाइव नहीं होने देती है, वहाँ डाइल्यूट करके उसको बाहर निकालती है। ये स्प्रे में दीजिए या टॉप फिल्म में लीजिए या ड्रिप से दीजिए, पहली बात। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन में फास्फोरस का बैलेंस मैंने बताया, ये बारिश से पहले ज़रूर कीजिए। नाइट्रोजन की मात्रा को भले ग्रोथ कम मिले, सर्वाइवनेस तक लेके उसको कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरी, फास्फोरस, मैंने बोला कि डीएनए स्ट्रक्चर में फास्फोरस बहुत बड़ी मात्रा में प्रेजेंस होता है, प्रोटीन भी बहुत मात्रा में प्रेजेंस होते हैं। तो ये दोनों को भी बैलेंस रखें जिससे कि आपका डीएनए स्ट्रक्चर हेल्दी रहे, उस सेल का जो कोशिकाओं के अंदर डीएनए स्ट्रक्चर मजबूत रहे, वो इजीली किसी जो कैप्सिड प्रोटीन के बहकावे में आए हुए सेल को एक्सेप्ट ना करे, इतना मजबूत ढांचा उसका बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। अभी अगर आ ही गया है, अगला सवाल लेते हैं कि आया है तो कैसे रोका जाए। आपके खेत में अभी CME आया है, यहाँ पे बहुत सुनने वाली बात है। मैं बहुत विनती करता हूँ कि यहाँ पे 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। बाकी वाले लोग जो भी आपको बतला रहे बहुत बड़े आवाज़ों में, ठीक है, सुनते रहिए, लेकिन आपको भी 10 की सुने, आपकी करे, एक की जो मन की नहीं सही है वो करे। यहाँ पे बहुत बड़ी गलत प्रयास हम कर रहे हैं, जैसे भारत सरकार ने भी एक किया। मैं भारत सरकार को गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको डायग्नोस लेट हुआ। जैसे बूढ़े लोगों को यानी उम्र वाले लोगों को घर में कैद करके रखा और उनकी एक्टिविटी को बंद किया, जिससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी ड्रॉप हो गई। उनको सूर्य प्रकाश नहीं मिला, उनकी वजह से उनकी डाइजेस्ट सिस्टम फेल हो गई और कोविड से ज़्यादा उसकी दूसरी बीमारियां बढ़ गई, जैसे शुगर, BP, हार्ट्स की प्रेशर्स, हार्ट की मात्रा, पंप, ये जो ऑक्सीजन की लेवल, ये सारी डिस्टर्ब हो गई। और उसके बाद तो थोड़ी इन्फेक्शन से वो बहुत बड़े मात्रा में लोग मरने की कगार पे खड़े हो गए। इसीलिए यूरोपियन राष्ट्रों ने कोई लॉकडाउन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कुछ नहीं फॉलो किया, ना मास्क का यूज़ किया, क्योंकि उनके पास ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो उन्होंने अपनी सिचुएशन को देख के सारी चीज़ों को अप्लाई किया। हमने सारी कॉपी की और कॉपी में सही क्या है गलत क्या है हम देखते नहीं, क्योंकि वो हमारी आदत है। ठीक है, आगे जाते हैं। अगर आपके खेत में CME आया है तो सबसे पहले जो स्प्रे लोग रिकमेंड कर रहे हैं या ड्रिप से आपको पॉसिबल है तो क्या करना है, ये सुनने वाली बात है। क्योंकि हम जैसे ही रिकमेंडेड कंपनियां भी ध्यान नहीं दे रही है, बेफिक्र होकर स्प्रे रिकमेंड कर रही है, वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि केमिकल, सबसे पहला स्प्रे अगर केमिकल इंसेक्टिसाइड का आप दे रहे हो या केमिकल पेस्टिसाइड का दे रहे हो, ये सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हो। अभी आप गाली बोलोगे, बात भी सही है। आप बोलोगे कि वेक्टर अगर रोके नहीं गए, जैसे पेस्ट नहीं रोका गया, कीटकों को रोका नहीं गया तो वो फैलाएगा। लेकिन समझने वाली बात है कि जो सिस्टेमेटिक पेस्टिसाइड या सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड की रिकमेंडेशन हो रही है मार्केट में आजकल, उनका मोड ऑफ एक्शन आपको जानना जरूरी है। कैसे होता है इनका मोड ऑफ एक्शन? इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है,
ये जो मोड ऑफ एक्शन है ये क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होते हैं और वो इन जो ये जो बॉडी के अंदर की जो कोशिकाएं हैं इनको इरिटेट करते हैं। इनके आर्टिकल है, पढ़िए, लिखाया गया है कि केमिकल इंसेक्टिसाइड की ज़्यादा फायदा होता नहीं है। ये क्या करते हैं, स्प्रे करने के बाद ये पेड़ के ऊपर यानी बनाना के ऊपर क्या करते हैं, इरिटेशन स्ट्रेस बनाते हैं और इरिटेड स्ट्रेस से कोशिकाओं का मल्टीप्लिकेशन रेट जो है वो वापस बढ़ता है और छोटा इन्फेक्शन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है। फायदा हुआ कि गलत हुआ? क्योंकि इसमें जो इमल्सिफायर यूज किए जाते हैं सोल्यूबिलिटी के लिए, ये एक तो ये इमल्सिफायर सरफेस टेंशन को भेदने के लिए या पानी में घुलने के लिए मैक्सिमम पेट्रोकेमिकल होते हैं, घुलनशील, ऐसे जो क्या बोलते हैं जिसको बोला जाता है केमिस्ट्री में कि इसमें इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ब्रेक करने वाले एलिमेंट्स जिसको इमल्सिफायर बोलते हैं या एससी सोल्यूबल कंडक्शन। तो ऐसे जो इमल्सिफायर जो है वो प्लांट के अंदर एरिटेड मूवमेंट क्रिएट करते हैं और इससे सेल मल्टीप्लिकेशन का रेट बढ़ता है और इससे फैलाव बढ़ता है। ये इसके आपके फिजियोलॉजी में और इसके जो आर्टिकल है, इसके रिसर्च पेपर है, इसमें लिखा गया है और ये मौजूद है। ये आपने को ध्यान देने वाली चीज़ है, इसका भी इस्तेमाल करना है लेकिन उसकी एक स्टेज है। दूसरी इरिटेशन क्या करते हैं, ऐसे जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हम रिकमेंड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इससे जो पेस्ट है वो भी पेस्ट इसको पेस्ट में जो पेस्ट है ये पेस्ट भी क्या होते हैं कि जैसे ही इनको गैस पॉइजन महसूस होता है ये पेस्ट लगातार फ्लाइंग मूवमेंट में जाते हैं। फ्लाइंग मूवमेंट, ये कीटक क्या है, भागते रहते और प्रयास करते हैं और छोटे छेद लेके बड़े मात्रे में बहुत सारे पेड़ों पे घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं? क्योंकि ये जो गैस पॉइजन हम स्प्रे करते हैं इनकी वजह से उनको सर्वाइवल एरिया नहीं मिलता है और बहुत बड़े मात्रा में एक खेत से दूसरे खेत से तीसरे से चौथे से पांचवे भागते रहते और इतने बड़े मात्रा में बड़े एरिया में फैलाव बनाते हैं कि टू मच। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने महसूस किया है, जो दिख रहा है कि मैंने किसानों से हितलाभ किया, वार्तालाप किया तो वो बोले कि मैंने स्प्रे नहीं किया तो 20, 25, 50 दिख रहे थे, स्प्रे करने के बाद 4 स्प्रे किए तो मेरा तो पूरा आधा खेत ही खत्म हो गया। ये कैसे? समझने वाली बात है कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इससे क्या क्या होता है। इरिटेशन ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं को इरिटेशन, साथ ही साथ जो वैसा ही इरिटेशन और स्मेल पॉइजन का इफेक्ट कीटकों के ऊपर होता है और कीटक भागते रहते हैं और भागते वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 खेतों में, पेड़ों में, एरिया में भागते हैं और इसका फैलाव बढ़ाते हैं। इसीलिए रोकथाम करने की पकड़ सही में गतिविधियां क्या है कि सबसे पहले आपको जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इसका कौन से मात्रा, कैसे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करने हैं, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड, और इसके साथ सबसे पहला ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड यानी नीम ऑयल जैसे पेस्टिसाइड को यानी रिपिलेंट को यूज करना है। नॉन ईडेबल ऑयल को इस्तेमाल करना है। ये ऑयल क्या करते हैं, इनकी जो मेन नेचुरल गुणधर्म होते हैं, रिपिलेंट का गुणधर्म होता है, ये सबसे पहले ये जो वेक्टर है यानी सकिंग पेस्ट कीटक है, इनकी खाने की मात्रा को धीमा करेंगे, इनकी सकिंग करने की मात्रा को धीमा करेंगे तो फैलाव अपने आप घटता जाएगा। तो 1 से 2, 2 से 3 स्प्रे तक आप लगातार कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलिकॉन यानी PS40 या कैप जैसे प्रोडक्ट इसका इस्तेमाल बढ़ाओ। 2 से 3 ml से करो कि ये जो सिलिकॉन पार्टिकल होते हैं ये पत्ते के ऊपर एक जो पॉलीमर क्रिएट करते हैं और बॉडी जो ऊपर की जो सेल वॉल के बीच की जो सेल वॉल के अंदर जो अंदर एयर को पेनिट्रेट करने के लिए, पानी को पेनिट्रेट करने के लिए जो पेशिकाओं का मुंह होता है, इसको एक्यूमुलेट प्रोसेस बोलते हैं। इसके
अंदर सेल ओपन क्लोजिंग का जो प्रोसेस होता है, जो छोटे 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 छिद्र होते हैं, जो सेल वॉल के छिद्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं और इससे अंदर के रास्ते भी क्लोज हो जाते हैं। और नीम ऑयल जैसे जो कीटक रिपेलेंट है, ये रिपेलेंट क्या करते हैं, ये नीम ऑयल के अंदर जो एजेट्रेक्टिन की जो मात्रा होती है, ये जैसे ही इस पेस्ट के अंदर बॉडी में जाती है तो इनका पैदावार घटता है और जितने एरिया में पेस्ट है उससे आगे बढ़ने की मात्रा धीमे धीमे होनी चालू हो जाती है। और 1 2 3 4 अगर स्प्रे करो और उसके अंदर एक कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड की लगातार आप इन कॉन्टैक्टसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, और उसमें अगर नीम ऑयल जैसे और पोटेशियम सिलिकेट या कैप जैसे प्रोडक्ट, PS40 और कैप जैसे प्रोडक्ट को लगातार यूज करते रहोगे तो रैपिड सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन ऐसा रहेगा जो कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, जिसके संपर्क में जितने भी कीटक आएंगे ये कीटक उसको मारते गिराते जाएंगे, कीटक आगे नहीं बढ़ेंगे। और जिनके जो भी जिंदा रहेंगे उनके बॉडी में जैसे ही नीम के एजेट्रेक्टिन के गुणधर्म जाएंगे तो आगे की पीढ़ियों को पैदा करने की उसकी मात्रा घट जाएगी। अगर इसकी पैदावार ही घटेगी तो आगे फैलाव अपने आप रुकना चालू हो जाएगा। ये सबसे पहली सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, ये सही ढंग का इस्तेमाल है। जिस वक्त आपको लगता है कि आपके खेत में ऊपर से आपने एक बड़ा सॉल्यूशन दिया है, 2 से 3 स्प्रे में नीम ऑयल और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाला है, उसी वक्त आपकी मौसम बादल वाला मौसम है और आपको ड्रिप चलाने की थोड़ी बहुत आपको अगर फुर्सत मिलती है, समय मिलता है, पानी भी है, तो उस बिना हिचकिचाहट आपको ड्रिप से भी 10,000 BPM का नीम ऑयल स्प्रे में भी लेना है और ड्रिप से भी आधा लीटर 1000 पेड़ के पीछे नीम ऑयल, साथ ही साथ इसके अंदर कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड आपको डालना ही है। और जमीन में बोलोगे आपकी विक्टर कहाँ होते हैं, वो फैलाव कैसे होता है, नोड जैसे निमैटोड है, जैसे ऐसे बहुत सारे नोड है, ये भी फैलाव कर सकते हैं। या तो फिर जमीन के अंदर जो राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, गलत फूक के जो गलत फंगस और अलग अलग अच्छी फंगस का जो स्ट्रक्चर न्यूट्रिशन का अपटेक का काम करते हैं, न्यूट्रिशन मिनरलाइजेशन टू न्यूट्रलाइजेशन का काम करते हैं, इसके जरिए ही जो बढ़ने वाले जो सेल है उसको भी रोकथाम करने के लिए कुछ समय के लिए उनको भी रोकना है। तो आपको क्या करना है, क्लीन 20 जैसा लिक्विड लाइम सल्फर और उसके साथ आपको डालना है अल्कोहल, इथेनॉल या मिथेनॉल, बाकी कुछ नहीं डाला, नीम ऑयल भी नहीं डाला तो चलेगा, लेकिन लिक्विड लाइम सल्फर 2 लीटर, क्लीन 20 2 लीटर और इसमें अल्कोहल 300 ml 2 बार हफ्ते में आप डालोगे। और स्प्रे में जो स्प्रे कर रहे हो उसमें नीम ऑयल, कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड और इसमें भी पेनिट्रेशन एक्शन के लिए आपको 1.5 ml से इथेनॉल या 2 ml से मिथेनॉल या 1 ml से अल्कोहल लेना है और इसका स्प्रे करना है। आपको किसान भाइयों इतना बड़ा राहत मिलेगा। और फिर ये 3 स्प्रे के बाद चौथे स्प्रे में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन बैलेंस का स्प्रे देंगे तो पूरी तरह से बॉडी एंटीबॉडीज के लिए तैयार होगी। इस न्यूट्रिशन के स्प्रे के लिए आपको स्प्रे के अंदर डालना है 100 लीटर पानी। 100 लीटर पानी में डालने हैं विटामिन की चेन जिसमें स्पाइन मिलेगा 2 ml पर लीटर यानी 200 ml विटामिन स्पाइन। इसके साथ आपको अमोनियम मॉलिब्डेट जो बड़ी मात्रा में नेचुरली बॉडी के अंदर एंजाइमेटिक प्रोसेस पूरी करता है और बॉडी में अब नॉर्मल ग्रोथ को बैलेंस करता है, इसका काम अमोनियम मॉलिब्डेट करता है। ये आपको लेना है आधा ग्राम पर लीटर यानी 50 ग्राम 100 लीटर पानी में। फिर इसके बारे में फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाना है तो लेना है 05234, इसको लेना है 100 लीटर पानी में 1.5 kg। साथ ही साथ आपको इसके साथ आपको लेना है अल्कोहल 1 ml पर लीटर से। साथ ही साथ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ग्रोथ रेगुलेटर जिसको हम मानते हैं कि जो बहुत सारे फंगस या वायरल इन्फेक्शन को रोकथाम के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और बॉडी को मैच्योर करने के काम करता है, वो है आइडोल। वो 1 ml पर लीटर यानी 100 ml लेना है। और साथ ही साथ चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर यानी न्यूट्रीपोल FF 100 लीटर पानी में 200 या 250 ml लेना है।
और इसका स्प्रे इसके साथ आपको प्रोटीन भी देने हैं जो आपके बॉडी को एंटीवायरल प्रॉपर्टी बनाने में काम आएंगे। इसके लिए लेना है आपको प्रोमीन प्योर प्रोटीन 250 ml, और इसका स्प्रे आपको छोटे पौधे हैं तो कम से कम 1 एकड़ में 50 से 70 लीटर पानी जाएगा। बड़े 5 से 6 पत्तों के पेड़ है तो 1000 पेड़ के पीछे 100 लीटर पानी जाएगा। उससे बड़े है तो 150-200 लीटर पानी जा सकता है। ऐसे 1 से 2 स्प्रे, और एक जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन अगर ज़्यादा होते हैं किसी भी प्रकार के तो बॉडी एंटीबॉडीज बनाने में सक्षम नहीं होती है, तो इसी स्प्रे में एक फंजीसाइड जो एंटी फंगल का काम करेगी, ऐसा एक सिंपल और सादा सरल इस एनवायरनमेंट में काम करने वाला कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जो कि आपको अच्छी सस्ती मात्रा में मिलेगा। और अच्छा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जो आपको लेना है, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के लिए आपको लेना है ज़ाइरम या ज़ाइनेब, या ज़ाइरम लिया तो 2 ml पर लीटर से, ज़ाइनेब लिया तो भी 2 की मात्रा से लेना है पर लीटर के हिसाब से। या अगर ये नहीं मिला तो आपको इसके अंदर लेना, इसके साथ आप ले सकते हो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के लिए आप बेस्ट मात्रा में इसमें जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड मिलते हैं, सांप जैसा कार्बनडेजिम और मैनकोजेब का सोल्यूशन है, ऐसा सोल्यूशन 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये 1 से 2 स्प्रे हम करेंगे तो पूरी तरह से हम CME को रोकने में सक्सेस होंगे। जितना मैंने ट्रायल किए हैं, जितना हो सके प्रयास किए हैं, साथ ही साथ इसमें हमने अगली प्रयास किए है कि ड्रिप को दूसरा ड्रिप एप्लीकेशन में लिक्विड लाइम सल्फर और इसके अल्कोहल के 4 से 5 दिन के बाद इंटरवल में अगर बारिश खुली है मिलता है तो हमने उन ड्रिप से भी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के तहत ग्रोथ के समय में भी 0.34 फॉस्फेरिक एसिड और उसके साथ सॉलिड फर्टिलाइजर यानी 10 kg की मात्रा, माइक्रोन्यूट्रिएंट आधा लीटर, ऐसे रैपिड सॉल्यूशन दिए जिससे पूरी तरह से CME जैसे इन्फेक्टेड प्लांट भी रिकवर होते हुए दिखे। जैसे हमारी बॉडी अगर गर्भधारणा की अवस्था से पहली समय की बॉडी है और उसको आप पूरी तरह से वायरस फ्री करने में सक्सेस रहते हो तो उसमें भी आपको बर्ड मिल सकती है, अच्छे तरह से फ्लावरिंग हो सकती है और अच्छे तरह से बर्ड भी मिल सकती है। लेकिन जो प्रेगनेंसी के बाद अगर वायरल इन्फेक्शन आता है यानी 17 पत्ते के बाद वायरल इन्फेक्शन आता है तो उस पेड़ को बच के कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो मेन बर्ड है वो अफेक्ट होती है, उसके DNA स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा तो केले में भी वो बदलाव आपको दिखेगा, टेढ़े मेढ़े केल दिखेंगे क्योंकि उसका DNA स्ट्रक्चर ही मॉडिफाई हुआ होता है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ये रैपिड सॉल्यूशन करते हैं सब कुछ और आपके पेड़ पौधे बनाना की जो उम्र है वो 17 पत्ते के पहले की प्रेगनेंसी अवस्था के पहले की उम्र है, 11 पत्ते के पहले की उम्र है, तो 100 आप उसको रिकवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बदलाव और रिकवरी आपको मिल रही है तो उसको रख सकते हैं। 100,000 पेड़ में 10-15 मिलते हैं तो उसको निकाल के फेंक दीजिए और बाकी वाले को ना होते हुए अच्छे कंद वाले पेड़ पौधे भी आप कंद भी लगा के उसको रिकवर कर सकते हैं। मात्रा ज़्यादा है तो उसको पहले रोकथाम करें फिर निकालने का प्रयास करिए। निकालते जितना ज़्यादा जाओगे उतना वो फैलता ज़्यादा है। क्यों फैलता है? क्योंकि इरिटेड मूवमेंट आप पैदा करते हो और इरिटेड मूवमेंट ना पैदा करते हुए पहले रोकथाम करिए फिर उसको निकालने का काम करिए। किसान भाइयों, इससे ज़्यादा अगर कोई सवाल आपके मन में है तो पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन करिए। हमारे हर एक विभाग में हमारे जो प्रमुख जो हमारे ऑफिसर है उनसे संपर्क करिए। मैक्सिमम प्रयास करो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए। मेरा छोटा सा प्रयास है कि आपको इस CME के सिचुएशन में और इस महामारी के जो सिचुएशन में कोविड-19 के सिचुएशन में जितना मेरे से बन सकता है उतना मैंने किया। इस दरम्यान में मैक्सिमम मैं सीखने की प्रयास कर रहा हूँ। कुछ गलत गया है, मैं भी आदमी हूँ, गलत जा सकता है। मेरा गलत है तो मुझे करेक्ट करिए, कमेंट में डालिए या मुझे फ़ोन करके बताइए या मुझे सोशल मीडिया के थ्रू बताइए। मैं करेक्ट होना चाहता हूँ। किसानों से जितना मैंने सीखा हूँ किसानों को सिखा रहा हूँ, इससे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वो आपके सामने मैंने रखा है। लेकिन मैं आह्वान करता हूँ बड़ी बड़ी कंपनियों से कि ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में आपकी बड़ी बड़ी रिसर्च की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट आप चलाते हो, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेचते वक्त आप इसको बड़े गाजा बाजा के साथ किसानों के सामने प्रेजेंट करते हो, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में भी आप ऐसे काम पे काम आइए क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। इस आशा के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। धन्यवाद।